हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम नेहरू टू मोदी। ठीक है, फिर से वही वाली बात मेरी पुरानी कि बस हमें आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना है। ओनली चेंज योर पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री डजेंट मीन्स कि डेट याद करना। हिस्ट्री मीन्स स्टोरी विद मैसेज, क्योंकि आप प्रेजेंट को जानना चाहते हो। प्रेजेंट को जानने के लिए पास्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि पास्ट को जानेंगे तभी प्रेजेंट में समग्रता आएगी, होलिस्टिक अप्रोच आएगा। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में ये डिस्कस किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द यूनिक नेचर ऑफ इंडिया एंड चाइना, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द डिससिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि यही आपको अप्रोच देगा, यही आपको कनेक्ट कराएगा चीज़ों से। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इसको तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है ना। लेकिन इन स्पाइट ऑफ लार्ज एरिया देन इंडिया, चाइना में कल्चरल यूनिटी है, ये बात याद रखना। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि लिबरल रिलीजियस ट्रेडिशन, कि हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा शासक रहा होगा जिसने किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दी हो, जो आया सबको प्रायोरिटी दी। ये भारत का अपना एक खासियत रहा। इसीलिए अमर्त्य सेन ने किताब लिखी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, गो एंड रीड इट। अमर्त्य सेन ने लिखा कि वेस्ट आज डेमोक्रेसी की बात करता है, आज राइट की बात करता है, और हमारे टाइम में हमारे यहाँ तो ये उस समय था जब पश्चिम में दुर्लभ नहीं था। पश्चिम में तो दुर्लभिता था ही नहीं। हमारे टाइम में तो एंशिएंट समय से था। तुगलक के दबी दरबार में होली खेली जाती थी। समझ में आ गया। लेकिन यही बात अगर हम चाइना की करते हैं तो चाइना में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फ्यूसिज्म। क्योंकि कन्फ्यूसिस जो है वो उसी समय का दार्शनिक है जिस समय के गौतम बुद्ध हैं, जिस समय के महावीर हैं। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूसिस कोई गलत बात बोलता है, लेकिन कन्फ्यूसिस भी एजुकेशन की बात करता है, रिफ्लेक्शन की बात करता है। और कन्फ्यूसिस ये भी कहता है कि जो आदमी कमांड करना चाहता है किसी दूसरे के ऊपर, जो शासक बनना चाहता है, उसको पहले खुद में अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तभी वो किसी दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है ना। वो कहता है कि भाई वो सेल्फ नॉलेज की बात करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता है। उसके भी बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट होते हैं जो उसके तमाम इथिकल बातों को एक एनालिटिक्स में क्या करते हैं, कंबाइन करे हैं। समझ में आए कि नहीं, वो बात अलग है। लेकिन कन्फ्यूसिस जो है, कन्फ्यूसिस के थॉट में एक कंजर्वेटिवनेस दिखाई देता है। और वो कंजर्वेटिवनेस क्या दिखाई देता है कि वो परंपरा, सत्ता, मेल डोमिनेंस, फैमिली, समझ में आए कि नहीं, इन सब चीज़ की कोई बात करता है। ठीक है ना। और यही एक वजह है कि दुनिया में जब कम्युनिस्ट बने, कम्युनिस्ट कंट्रियां जो भी बनी, अगर हम मान लो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें या ईस्ट यूरोप की बात करें, तो ये कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं। आज भले से आप कहें कि भाई दुनिया में कम्युनिज्म का सफाया हो गया है, रीड दैट आर्टिकल व्हाट लेफ्ट फॉर कम्युनिस्ट। ठीक है ना, व्हाट लेफ्ट फॉर कम्युनिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है 2017 का। ठीक है ना, तो उसको पढ़ना कि क्या है। तो अगर आज दुनिया में हर जगह से कम्युनिस्ट का सफाया हो गया है, वो अपने जगह पे है। लेकिन यही एक वजह है कि रशिया का साम्यवाद, जो रशिया का कम्युनिज्म है वो अलग है, और चाइना का कम्युनिज्म क्या है, अलग है। क्योंकि चाइना कभी भी जो है कन्फ्यूशियस के आइडियोलॉजी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया। समझ में आया कि नहीं है। परिवार, सत्ता, है ना, मेल डोमिनेंस, इससे कभी बाहर नहीं निकाल पाया। समझ में आया कि नहीं है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की बात करें तो पीस प्लस स्पिरिचुअल मैसेंजर रहा अपने फॉरेन पॉलिसी में। हम आगे आते हैं, ये पॉइंट आप पहले देख लो, ये पॉइंट क्या है, हम इन पॉइंट को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पॉइंट है जो इंडिया और चाइना को अलग कर रहे हैं, डिससिमिलरिटीज है। तो आप देखो आगे कि जैसा कि लिखा है, टू गिव फ्रीडम थ्रू पीसफुल मीन्स। क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भरोसा करता है। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि जो भी आज गवर्नमेंट में है, जो अथॉरिटी में है, वो लोगों से अथॉरिटी पाया है और उसके लिए संविधान बनाया गया। उसका संविधान पे बिलीव है। स्टेट कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो चाहे वो कुछ नहीं कर सकती। चाइना में कर सकती है ना जो चाहे सरकार। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भरोसा नहीं करता, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भरोसा करते हैं। समझ में आया कि नहीं है कि जो हमारी अथॉरिटी है इट्स लिमिटेड बाय लॉ, वो लॉ से लिमिटेड है। लॉ जो कहेगा उसी हिसाब से पीएम सीएम करेगा। समझ में आया कि नहीं। लॉ जो, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन चाइना बिलीव नहीं करता है, क्योंकि आज भी वो अपने दिमाग से कन्फ्यूसिस को बाहर नहीं निकाल पाया है। समझ में आया कि नहीं। और हम तो पहले ही से रिलीजियस फ्रीडम, पहले ही से एक्सप्रेशन ऑफ थॉट,
हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बहुत ज़्यादा क्या दिया है, प्रायोरिटी दी है। यही वजह थी कि जॉली एलबी मूवी आप जब देख रहे थे तो उसमें जो जज रहता है, बैठा रहता है, तो वो एक बात बोलता है ना कि जब दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं तो आपस में बात करते हैं कि चलो हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे, कि आई विल यू सी इन अ कोर्ट, क्योंकि हमारा संविधान पे भरोसा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं। तो जो चाइना है वो सीनोसेंट्रिक व्यू है। सीनोसेंट्रिक का मतलब क्या है? रेफर्स टू द आइडियोलॉजी दैट चाइना इज द कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि हम ही जो है दुनिया में कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर है और कोई है नहीं। हमारा ऐसा अप्रोच नहीं था। अगर हम ये बात करते हैं तो यही एक वजह है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड मिलिट्री कन्फ्लिक्ट टू एस्टैब्लिश रिपब्लिक, कि यही वजह है कि जब संकाई चेक की सरकार गिराई गई, जब माओ जेडोंग जो है वहाँ का लीडर बना, तो पहले ये दोनों आपस में सिविल वॉर किए, लड़े आपस में, और उसमें लड़े तो उन्होंने उसमें मिलिट्री का और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा यूज किया। शायद बताया जाता है कि 10 लाख मिलिट्री लेके माओ जेडोंग जो है चंकाई शेक की सरकार गिराया। शायद हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ यही वजह था कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भले से उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे हों, चाहे कैपिटलिस्ट विचारधारा के रहे हों। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लोग आपस में इकट्ठा हुए और लड़े, और लड़ने के बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमने अपना संविधान लिखा और हमें उस पर भरोसा ज़्यादा है। और यही एक वजह है कि चाइना में ये चीज़ नहीं है, कि जब ये आपस में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं 1945 से लेकर 1949 तक, तो अपने ही में लड़ गए, अपने में लड़े, और अपने में लड़ने के बाद चंकाई शेक की सरकार गिराई और 10 लाख मिलिट्री का इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर सॉफ्ट पावर अप्रोच। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर अप्रोच रहा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, कि हमारा ये अप्रोच है कि हम जो भी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो दोस्ती से, मतलब सॉफ्ट पावर से, ऐसा नहीं कि हमको लड़ना है मिलिट्री का इस्तेमाल करें। लेकिन चाइना का नहीं ऐसा है। चाइना का हमेशा हार्ड पावर अप्रोच रहा है। हमेशा कैसा रहा है? हार्ड पावर अप्रोच रहा है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये है कि आप इंडिया चाइना फॉरेन रिलेशन को समझना चाहते हैं, तो बिना ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को आप कभी भी जो है इंडिया चाइना रिलेशन को नहीं समझ सकते हैं। और जब भी आप ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने जाते हैं तो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के लिए आपको ये दो चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर रीजन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटर रिंग एंड इनर रिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटर रिंग, इनर रिंग, मेरा एक सीरीज और आएगा लद्दाख के हिस्ट्री पे, कश्मीर के हिस्ट्री पे, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके तब आपको समझाऊंगा। ये मैं क्यों आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वर्तमान की चीज़ों को इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने कन्फ्यूशियस को नहीं पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। हमारे यहाँ की मेंटेलिटी की बात मत करिए, यहाँ तो गौतम बुद्ध भी पैदा हुए, महावीर भी पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद भी पैदा हुए, शिकागो में जाके लेक्चर दे रहे हैं, अपने धर्म का बखान कर रहे हैं। तो हमारी बात मत करिए, हम शुरू से सॉफ्ट पावर हैं। ठीक है, लेकिन हमें अगर इंडिया चाइना रिलेशन को समझना है तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी। और ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ बफर जोन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटर रिंग, इनर रिंग, मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, भूटान, सिक्किम, सबको समझना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ये समझ पाएंगे कि बेसिकली इंडिया और चाइना का क्या फॉरेन पॉलिसी है। देखो, अब बात करते हैं ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी। तो जब भी हम ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। आपको पता है, जैसे हम गुलाम थे उसी तरीके से अमेरिका भी गुलाम था। और जब यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को लॉस्ट कर दिया, जब अमेरिका आज़ाद हो गया 1776 में, तो जो ब्रिटेन है उसका तो ध्यान है वो केवल इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया उसके लिए गोल्डन स्पैरो है। एक तो देखो, गोल्डन स्पैरो वो भी था, अमेरिका भी था, लेकिन जब वो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है के टाइम पे जब तमाम रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होने के बाद जब अमेरिका को वो अमेरिका को जब खो देता है तो उसका सारा ध्यान किधर की तरफ आ जाता है? इंडिया की तरफ। समझ में आई कि नहीं है? और इंडिया की तरफ आता है, लेकिन इंडिया की तरफ आने के साथ साथ उसको रशियन फोबिया भी रहता है। किसको? यूनाइटेड किंगडम। एंटी रशियन सेंटिमेंट, जिसको रशियोफोबिया बोलते हैं, इज अ फियर और डिसलाइक फॉर रशिया, रशियंस एंड रशियन कल्चर। क्योंकि उसको डर है कि भाई ऐसा ना हो कि रशिया जो है वो इंडिया जहाँ कॉलोनी है उसकी टेरिटरी में बढ़ जाए। तब वो बफर का कॉन्सेप्ट क्या करता है? अडॉप्ट करता है। कौन?
यूके। क्यों? इंडिया को बचाने के लिए, इंडिया को सेव करने के लिए, इंडिया को सेव करने के लिए, अपने ट्रेड और अपने कॉमर्स के लिए और अपने इंपीरियलिज्म के लिए, अपने कॉलोनिज्म के लिए, वो जो है क्या बोलते हैं, रशिया फोबिया की वजह से अब इंडिया में इंडिया के अगल बगल अपना बफर जोन बनाना क्या करता है, शुरू करता है। तो समझते हैं वो क्या है कि देखो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि अगर रशिया की बात करें तो वर्ल्ड मैप को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि रशिया जो है वो नॉर्थ, अगर इंडिया के ऊपर जाते हैं चाइना, उसके अगल बगल जाते हैं अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है ना, ये जो सब एरिया है। तो जो रशिया है बेसिकली, वो रशिया जो है उसको ये डर है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ना आ जाए। किसको डर है? यूनाइटेड किंगडम को। तो रशियन एक्सपेंशन को रोकने के लिए, मतलब रशियन एक्सपेंशन के अगेंस्ट वो बफर जोन बनाना शुरू करता है। और वो बफर जोन कौन होता है? ईरान और अफगानिस्तान। ये कौन काम कर रहा है? ब्रिटेन। अब समझते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसी से मैं समझाता हूँ कि अफगान पॉलिसी ऑफ लिप्टन जाके पढ़ना कि भाई फर्स्ट अफगान वॉर, सेकेंड अफगान वॉर, ब्रिटिश लॉस्ट, कि जो ब्रिटेन है वो हार जाता है। समझ में आएगी नहीं है कि अफगानियों से वो हार जाता है। कौन? ब्रिटेन। लिप्टन की जो अफगान पॉलिसी होती है, क्योंकि जब इंडिया के अंदर, क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 से लेके आप जब नीचे आते हैं साउथ में, जब आप पंजाब में जाते हैं, जब वो आपके इंडिया वाले एरिया को कब्जा कर लेते हैं, तो उसी समय जो है वो, उसी समय क्या बोलते हैं, 1776 में बेसिकली वो अमेरिका को खो देते हैं। जब अमेरिका को खो देते हैं ब्रिटेन वाले, तो वो इंडिया की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो इंडिया को बचाने के लिए वो बफर जोन बनाना शुरू करते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। और इस चक्कर में जो लिप्टन है वो अपनी पॉलिसी की तरह अफगान वॉर, और दोनों ही अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स लॉस्ट कर जाते हैं। फिर अब ब्रिटेन जो है क्या करता है कि डूरंड लाइन खींचता है। डूरंड लाइन क्यों खींचता है? इसीलिए ताकि उसका टेंशन अफगान की तरफ से ख़त्म हो। और डूरंड लाइन के बारे में हम बात करेंगे, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ये बेसिकली क्यों खींचते हैं? ताकि अफगानिस्तान की तरफ से उनका ध्यान थोड़ा सा क्या हो, हटे। समझ में आएगी नहीं है? इसीलिए वो लाइन खींचते हैं, डूरंड लाइन। इन 1895 विद द बेस ऑफ पामीर, ब्रिटेन गिव साउथ पोर्शन टू अफगानिस्तान। और यही वजह होता है कि जो है, जो पामीर का पठार है जो तजाकिस्तान के एरिया में है, वहाँ से वो लाइन खींचता है। और लाइन इसीलिए खींचता है ताकि जो है ये दोनों एरिया क्या हो जाए, अलग अलग क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और साउथ वाला एरिया जो है बेसिकली किसको दे देता है? अफगानिस्तान को। और लाइन खींच देता है, इसलिए लाइन खींचता है ताकि भाई उसका डिमार्केशन रहे कि भाई यहाँ तक हमारा एरिया। उस समय पाकिस्तान तो बना नहीं था, ठीक है ना। तो 1895 विद द बेस ऑफ पामीर, ब्रिटेन गेव साउथ पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान। और 1907 में रसिया ब्रिटेन से एग्रीमेंट कर लेता है। और इसीलिए रसिया ब्रिटेन से एग्रीमेंट करता है ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए। और इसी से ब्रिटेन टेंशन फ्री हो जाता है। और ये ब्रिटेन का आउटर रिंग होता है। और ये आउटर रिंग जो है इंडिया को क्या करता है? सेफ करता है, जो उसकी कॉलोनी है, ठीक है ना। तो याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए। फिर से सुन लीजिए कि अफगान पॉलिसी ऑफ लिप्टन, अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, सेकेंड ब्रिटेन लॉस्ट। और दैट्स वाई वो समझ जाता है कि अफगानियों सब लड़ने लायक नहीं है, ये हमको अफीम खा के उड़ा देंगे। तो 1893 में डूरंड लाइन खींची जाती है। और वो डूरंड लाइन डिमार्केशन है ब्रिटेन की, इसलिए डिमार्केशन है कि यहाँ तक हमारा एरिया है, क्योंकि अफगान तक वो पहुँच नहीं पाते। और उनको ये भी डर है कि अगर अफगानिस्तान के साइड से अगर रसिया अगर आएगा, तो इसलिए वो लाइन खींचते हैं। 1895 में पामीर बेस बना के वो जो है साउथ पोर्शन अफगानिस्तान को देते हैं। लेकिन 1907 में वही लॉर्ड कर्जन के टाइम में रसिया ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट कर लेता है। और इसीलिए एग्रीमेंट करता है ताकि ब्रिटेन जो है वो टेंशन फ्री हो जाए, और ये उसका आउटर रिंग बन जाता है और इंडिया को सेव करने के लिए। हम इनर रिंग की भी बात करेंगे, ठीक है ना। एंग्लो रशियन कन्वेंशन, द एंग्लो रशियन कन्वेंशन ऑफ 1907 और द कन्वेंशन बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया related to Persia, Afghanistan and Tibet. And Persia means Iran, and Afghanistan and Tibet was signed on August 31, 1907 in St. Petersburg, Russia. It ended the long-standing rivalry in Central Asia and enabled the two countries to outflank the Germany. क्योंकि जर्मनी जो है वो उसने भी ये क्लेम किया था कि हम जो है बर्लिन से रेल रोड बनाएंगे और कहाँ तक? सेंट्रल एशिया तक। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सबको आना था किधर? ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट में ही सब कुछ है।
समझ में आएगी नहीं यार कि हम वहां तक क्या बनाएंगे, रेल रोड बनाएंगे। तो इस डर से जो है रसिया के साथ जो है अमेरिका जो है बेसिकली, अरे सॉरी, रसिया के साथ जो ब्रिटेन है वो अपना कन्वेंशन साइन करता है, और यही जो है ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत जो है वो ब्रिटेन का आउटर रिंग बनता है इंडिया को सेव करने के लिए। अब इनर रिंग के बारे में भी हम समझेंगे, समझ में आएगी नहीं। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनर रिंग, और इनर रिंग और आउटर रिंग दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर समझेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 के बाद, फिर हम समझेंगे। तो ये मुझे बताना इसलिए ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।